हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज का जो लेसन हमारा होने वाला है इसमें हम बुद्धि इंटेलिजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट सी टेट, सी जी टेट, किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए यह वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम बुद्धि से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को एक एक करके क्लियर करेंगे। सो गाइस, इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है, मानसिक आयु, वास्तविक आयु क्या है, मेंटल एज एंड टॉनिकल एज क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज़ द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में बात करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि ये जो बुद्धि है या इंटेलिजेंस है, ये वर्ड आया कहाँ से। तो बुद्धि को इंग्लिश में हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। अगर हम बुद्धि शब्द का मतलब देखते हैं कि वह क्या होता है, उसकी उत्पत्ति यहाँ पर हमको याद रखनी है कि ये आया कहाँ से है, ठीक है। तो बुद्धि का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है। इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन बोला जाए तो ये लैटिन भाषा के दो शब्द, जिसमें से इंटेलिजेंस, दो शब्द लैटिन भाषा के इंटर पर लर्ज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से इंटर मतलब बहुत सारे, ठीक है, और लेयर्स मतलब चयन करना। तो बहुत सारों का एक सम्मिश्रण ही हमारा क्या कहला सकता है, इंटेलिजेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये हुई इंटेलिजेंस वर्ड की बात। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है बुद्धि का जो ये इंटेलिजर जो वर्ड है, ठीक है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। वो इंटेलिजेंटिया वर्ड से आया है, ठीक है। कई बार हमें यह इंटेलिजेंटिया जो वर्ड है जो देखने को मिलता है, ठीक। और ये इंटेलिजेंटिया जो वर्ड होता है उसका अर्थ क्या होता है, अगर हम दोनों को ही याद रखें तो इसकी मीनिंग होती है, इंटेलिजेंटिया का अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब हमको किसी भी चीज़ को समझना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो एक लैटिन भाषा का शब्द है वो किससा है, इंटेलिजेंटिया से आया है, इंटेलिजेंटिया से लिया, जिसका अर्थ होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब समझना, किसी भी चीज़ों को के बारे में जानना या उसकी चीज़ों को समझना ही हमारा इंटेलिजेंस कहलाता है। अब जो इंटेलिजेंस होती है या बुद्धि होता है, क्या है, ये एक ऐसा कॉमन वर्ड होता है, ठीक है, जिसका यूज़ हम अपने क्या करते हैं, डेली लाइफ में बोलचाल की भाषा में करते रहते हैं। मतलब स्पीडली लर्निंग, तीव्र गति से सीखने वाला, किसी भी चीज़ को समझना, अच्छी मेमोरी, उसका जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी कहा जाए, ये सब गुणों को ही हम डेली की भाषा में क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहलाएगा, जो बुद्धि की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, औपचारिक परिभाषा है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सबसे पहले बुद्धि की जो फॉर्मल डेफिनेशन या औपचारिक परिभाषा वो किसने दिया था। यह हमेशा क्वेश्चन में कभी पूछता है कि बुद्धि की औपचारिक परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी। तो बुद्धि की जो सबसे पहले औपचारिक परिभाषा किसने दिया था, बुद्धि का औपचारिक परिभाषा दिया था बोरिंग ने 1923 में, सन 1923 में। हमको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या परिभाषा दिया था ये देखते हैं। तो बुद्धि की जो सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन जो आई थी, जो बोरिंग के द्वारा दिया गया था, वो क्या कहा गया था, उसने कहा था कि इंटेलिजेंस इज़ व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स, मतलब बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। इनका कहने का मतलब क्या था कि जो बुद्धि है, बुद्धि परीक्षण मतलब कोई भी टेस्ट लगाएंगे हम बुद्धि से रिलेटेड, उस टेस्ट को लगाने के बाद जो भी नंबर आएगा वही आपकी क्या कहलाएगी, बुद्धि है। तो अब देखिए इसका मतलब हम क्या कैसे समझ सकते हैं कि हमारा डेफिनेशन जो है वो क्या कहना चाह रहा है।
ये परिभाषा है वो क्या कहनी चाह रही है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ऐसा क्या कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं बोरिंग कह रहे हैं। मतलब आपके टेस्ट में कोई भी बुद्धि से रिलेटेड टेस्ट है, उसमें कितने जितने भी नंबर आए वही आपकी क्या कहलाएगी? वही आपकी इंटेलिजेंसी कहलाएगी। अगर आपके टेस्ट में मान लो 80 नंबर आया है या 90 नंबर आया है तो आपकी बुद्धि भी वही है। 80 नंबर में आपकी बुद्धि सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगी। पर ये जो डेफिनेशन है से ये जो डेफिनेशन जो बोरिंग के द्वारा किया है, इससे हमें क्या होता है? बुद्धि के नेचर के बारे में सही तरीके से पता नहीं चल पाता है। उसके किसी निश्चित अर्थ के बारे में हम नहीं जान पाते। मतलब कि हम किसी की बुद्धि लब्धि के आधार पर उसकी इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं कि उसको इतना नंबर मिला है तो वो इस कैटेगरी का होगा। इसलिए बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक थे, बुद्धि को उसके नेचर्स को क्लियर करने के लिए उसे मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। बुद्धि को उन्होंने वैज्ञानिकों ने बुद्धि को तीन भाग में डिवाइड किया था, जिससे बुद्धि का पता लगाया कि एक्चुअल में बुद्धि होती क्या है। पर अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिकों ने, ये जो बहुत से मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि को कैसे 3 भाग में डिवाइड किया, कौन कौन से उसके भाग हैं जिसके आधार पर बुद्धि की परिभाषा दी गई। तो सबसे पहले आता है सबसे पहले यहाँ पर आपका आएगा वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि बुद्धि क्या होती है? बुद्धि वह होती है जो वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता होती है। मतलब हम इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करने की एबिलिटी को ही क्या कहा गया है? बुद्धि कहा गया है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी वातावरण के नियमों के साथ एडजस्ट हो जाता है उसे उतनी ही त्रिबुद्धि वाला पर्सन कहा जाएगा। ठीक है, तो मतलब वातावरण के साथ जो व्यक्ति जितनी जल्दी एडॉप्ट हो जाएगा, उसके अनुकूल कार्य करने लग जाएगा, उसकी बुद्धि क्या होगी? उतनी अधिक तेज होगी। ऐसा एक इस परिभाषा के आधार पर कहा गया है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरा है क्या? सीखने की क्षमता, एबिलिटी टू लर्न। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि सीखने की क्षमता ही इंटेलिजेंस है। जिस व्यक्ति में जो लर्निंग एबिलिटी होती है, सीखने की क्षमता जो होती है, जितनी ज़्यादा अधिक होगी उस व्यक्ति में क्या है? बुद्धि उतनी अधिक हो गई। इस परिभाषा के आधार पर ये कहा गया है। अब अगर हम तीसरे परिभाषा में देख रहे हैं, तीसरे अर्थ में, तीसरे कैटेगरी में देखते हैं, तो यहाँ पर अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को क्या कहा गया है? इंटेलिजेंस कहा गया। अमूर्त मतलब जिसको हम नहीं देख सकते। जैसे मान लो यहाँ पर आपको चतुर्भुज, मैंने कहा चतुर्भुज की 4 भुजा होती है। ठीक है, ऐसा मैं वर्ड में बोल रही, तो आप क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हो। तो यही क्या है? अमूर्त चिंतन है। तो इसने यहाँ पर ये जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को कुछ साइकोलॉजिस्ट ने या मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो वह मतलब बुद्धि वह है जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है। मतलब बुद्धि को एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जिस व्यक्ति में सोचने, कल्पनाशील करने, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, उस व्यक्ति में बुद्धि क्या होगी? उतनी अधिक ही होगी। तो यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बुद्धि को समझाया है। मतलब सिर्फ एक बुद्धि को एक ही एबिलिटी में सीमित कर दिया गया है। अब देखिए, ये जो तीनों वर्गीकरण है उसमें हम देखते हैं तो तीनों वर्गीकरण के आधार पर एक कॉमन डिफेक्ट निकला। ठीक है, एक सामान्य दोष निकला। और ये सामान्य दोष क्या था कि हम केवल एक ही श्रेणी में बुद्धि को परिभाषित किए हैं, पर बुद्धि को क्या है? मात्र एक पक्ष है, उसके पहलू को आधार मान कर बुद्धि को परिभाषित किया है। कैसे माना गया है ना, यहाँ पर देखिए, पहला इसको यहाँ पर इसका एक ही पक्ष देखा गया है किसी व्यक्ति का कि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता। मान लो अगर आप वातावरण के साथ समायोजित करने की क्षमता आप में बहुत ज़्यादा है, तो हम ये समझेंगे कि आप में सीखने की क्षमता नहीं है, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता नहीं है, तो उसे बुद्धि कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार मान लो अगर आप में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता जो है किसी व्यक्ति में वो बहुत ज़्यादा है और उसमें सीखने की क्षमता नहीं है, वो वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर रहा है, तो उसे बुद्धि कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यानी कि मतलब यहाँ पर दोष क्या था, दोष यह था कि बुद्धि को हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ही कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे। तो वास्तव में बुद्धि क्या थी, बुद्धि में सिर्फ एक ही तरह की क्षमता सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है, बल्कि इसमें क्या है, अनेक प्रकार की क्षमताएं, एबिलिटी होती है, जिसे हम सामान्य क्षमता या क्या बोल सकते हैं, जनरल एबिलिटी कहा जा सकता है। इसे एग्रीगेट या समुच्चय भी कहा जा सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है, एबिलिटी होती है। या फिर बुद्धि को हम बोल सकते हैं कि जिसमें विभिन्न क्षमताओं का वो संपूर्ण योग होता है। इसका मतलब कि बुद्धि में किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं होगी, उसमें कई प्रकार की क्षमताएं होगी, और जो बहुत सारे प्रकार की क्षमताओं का योग ही क्या कहलाएगा, आपका बुद्धि कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इसमें से जो डिफेक्ट निकला था, ऊपर की जो 3 बताए गए थे कैटेगरी, इसमें से डिफेक्ट, उसके आधार पर एक साइकोलॉजिस्ट थे, वेस्लर, ठीक है, वेस्लर जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1939 में एक बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा, बुद्धि को इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट, ये एग्रीगेट को ध्यान रखिए, और ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल जो सार्वजनिक capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment। उन्होंने ये कहा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि एक समुच्चय सार्वजनिक क्षमता है, जिसके सहारे क्या करता है, व्यक्ति एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। मतलब यहाँ पर जो वेस्लर साइकोलॉजिस्ट से, उन्होंने सिर्फ एक ही एबिलिटी को नहीं बताया, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी एबिलिटियों का योग ही क्या बताया, बुद्धि को बताया। तो इसलिए उन्होंने बुद्धि को क्या कहा है, एक एग्रीगेट कहा है, समुच्चय का है, सार्वजनिक क्षमता का है, जिसके माध्यम से क्या करता है, व्यक्ति अपने जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यपूर्ण जो क्रियाएं होती है उसको करता है, थिंकिंग करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, तथा वातावरण के साथ वो क्या कर सकता है, प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर सकता है। इसके साथ साथ बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है, बुद्धि के साथ साथ वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसाइट का सहारा ले सकता है। ठीक है, बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति क्या कर रहा है, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं कर रहा है, जो पर्पसफुल एक्ट करता है। बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति क्या कर रहा है, वातावरण के साथ समायोजन कर रहा है, विवेकशील चिंतन कर रहा है। तो इस प्रकार हम बुद्धि के एक से अधिक एबिलिटी को यहाँ पर देखते हैं, इसलिए इसकी जो परिभाषाओं को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कहा है। इस परिभाषा में किसी एक पक्ष को ही ध्यान नहीं रखकर सभी पक्षों को ध्यान रखा गया है। अब देखिए, इसके साथ साथ हम इसको कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि बुद्धि क्या होती है। हर साइकोलॉजिस्ट के अनुसार सबकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बकिंघम के अनुसार, ठीक है, बकिंघम कौन, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बुद्धि को क्या कहा है, सीखने की योग्यता कहा है। एक ही पक्ष को इन्होंने बताया एबिलिटी टू लर्न, जहाँ पर बुद्धि ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गाल्टन ने क्या बोला है, गाल्टन देखिए यहाँ पर गाल्टन ने सीखने की शक्ति के साथ साथ एक और जोड़ दिया है, पहचानने की शक्ति को बुद्धि कहा है। उसके जो मैकडुअल हैं, उन्होंने बुद्धि को जन्मजात प्रवृत्ति कहा है और प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता का है। मतलब मैकडुअल ने बुद्धि को जन्मजात माना है। ठीक है, जो हेरिडिटी होती है, जन्म से ही होती है, उसे माना है। क्योंकि जो जन्मजात इसलिए माना है क्योंकि उनका मानना है कि जो बुद्धि को हम क्या करते हैं, अपनी हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से, अपने माता पिता से ही प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखिए, जो थर्स्टन थे, जो भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने स्टडी के आधार पर यह बताया कि हमारी बुद्धि में क्या होती है, 7 प्रकार की क्षमताएं पाई जाती है। जैसे क्षमताएं के मतलब, जैसे आपने भी पढ़ा ना पहले, वातावरण के साथ समायोजन, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, इसी प्रकार की हमारे पास क्या होती है, 7 एबिलिटी हमारे माइंड में रहती है। हमारी बुद्धि में ऐसी 7 एबिलिटी होती है जिसे प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह कहा जाता है, जिसे PMA भी कहा जाता है।
तो हम बुद्धि की परिभाषाओं से समझ सकते हैं कि जो बुद्धि का नेचर कुछ ऐसा होता है जिसे हम किसी एक फैक्टर या एबिलिटी के आधार पर नहीं समझ सकते। इसमें क्या होती, अनेक प्रकार की क्षमताएं होती, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती है। आई होप आप लोगों को ये बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि का अर्थ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका अगला देखते हैं, बुद्धि के प्रकार। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि को हमने यहाँ पर देख लिया। अब बुद्धि भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो E.L. थॉर्नडाइक महोदय जी थे, इन्हें हमें याद रखना है। इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को बताया है। ठीक है, हमें इसे क्यों याद रखना है, क्योंकि जो थॉर्नडाइक जो थे वो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कौन कौन से 3 टाइप बताया है, देखिए। इन्होंने बुद्धि के प्रकार को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी के अंतर्गत आपका पहला आता है मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जो सामने रखकर सोचा जा सके। ठीक है। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो कल्पनाशील चिंतनशील में खोया रहे। तीसरा है सामाजिक बुद्धि, जो समाज के साथ साथ चले, सामाजिक बुद्धि, समाज में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिएगा। पहला अगर हम देखते हैं पहली बुद्धि को, तो जो पहली बुद्धि है वह है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ये क्या होती है, इसे हम कामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, मूर्त बुद्धि वाले। तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य क्या है, वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के कोई महत्व को समझता है, मतलब जो सामने रखी वस्तुओं के महत्व को समझता है और उसका ठीक ढंग से अलग अलग स्थितियों में क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वित करता है, उसका परिचालन करना सीखता है। तो ऐसी बुद्धि वाले को क्या बोल सकते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। तो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत वो मूर्त क्रियाओं को समझता है, मूर्त वस्तुओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं, इसके अंतर्गत होते हैं जो कारीगर होते हैं, काम करने वाले होते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन को भी इसके अंतर्गत लिया जा सकता है मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। साथ ही साथ जो इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिक होते हैं, वे भी क्या होते हैं, इस मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी बुद्धि कौन सी होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब इसका संबंध क्या है, पुस्तकी ज्ञान से होता है। ठीक, पुस्तकी ज्ञान मतलब आपको कितना नॉलेज है, कितना कि आप ज्ञान जानते हो। जिन व्यक्तियों में जितनी इस नॉलेज के प्रति जितनी ज़्यादा अधिक रुचि होती है, ठीक है, अमूर्त बुद्धि की बात करें तो इसका संबंध किससे है, पुस्तकी ज्ञान से होता है। तो इसमें जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा रुचि होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस उतना अधिक ज़्यादा पाया जाता है अमूर्त बुद्धि वाले। तो अमूर्त चिंतन से अगर हम तात्पर्य, तो वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सारे व्यक्ति क्या करते हैं, वर्बल और जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, संबंध को क्या करता है, वो आसानी से समझ जाता है और उसके सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। तो ऐसी व्यक्ति जिनमें अमूर्त बुद्धि सब ज़्यादा पाई जाती है, वो कौन कौन से होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिसमें अमूर्त बुद्धि, पेंटर हो सकता है, कलाकार हो सकता है, फिलोसफर हो सकता है, एक एडवोकेट हो सकता है, ठीक है, एक साहित्यकार हो सकता है। इसके बाद अगला देखिए सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस वाले। अब जो सोशल इंटेलिजेंस वाले बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सामाजिक बुद्धि से अगर हम तात्पर्य, ऐसी जो सामान्य मानसिक क्षमता होती है, उनकी मेंटल एबिलिटी होती है, जिसके सारे क्या करता है, व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों से ठीक तरीके से उनको अच्छे तरीके से समझता है, सोशल वर्क करता है, उसका व्यवहार कुशलता दिखाता है। ऐसे लोगों का क्या जो सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, बहुत अच्छा होता है और इनकी समाज में अधिक प्रतिष्ठा होती है। वैसे व्यक्ति किसके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। मतलब इनका संबंध किससे होता है, सामाजिक अनुकूलन से होता है, समाज के साथ होता है, जिसके सारे व्यक्ति अपने आप को समाज में अनुकूल करने की योग्यता से जोड़ता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से व्यक्ति आ रहे हैं, व्यवसायी,
ठीक है, जिनको बोलने का, अपने सामान के लेन देन का अच्छा नॉलेज होता है, नेता जो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से लोग पब्लिक में रखते हैं, राजनीतिक है, सामाजिक कार्यकर्ता है जो हमेशा समाज के लिए कार्य करते रहते हैं, ऐसे अंतर्गत सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो बुद्धि है वो कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है। आपका है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इसके बाद हम अगला चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, बुद्धि लब्धि एवं उसका मापन। अब ये बुद्धि लब्धि क्या होती है हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस, कोशेंट, IQ, सब नाम तो सुने होंगे। तो ये बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो बुद्धि लब्धि क्या होती है, IQ हम किसे कहते हैं? तो IQ को जानने से पहले हमें कुछ टर्म जो हैं जो बुद्धि लब्धि से जुड़ा हुआ है उसे देखेंगे, जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति की आयु निकाल सकते हैं, जान सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो थे, मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो व्यक्ति की आयु है, हमको बुद्धि लब्धि को जानने से पहले टर्म को समझना पड़ेगा। तो जो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, किसी व्यक्ति की आयु को 2 भागों में बांटा है, 2 भाग में डिवाइड किया है। जो पहला है जिसमें क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु या तैतिक आयु जिसे कहा जाता है। दूसरा है मानसिक आयु जिसे मेंटल एज कहा जाता है, इसमें डिवाइड किया है। अब ये देखिए यहाँ पर जो वास्तविक तैतिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? तो जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, तैतिक आयु होती है या वास्तविक आयु होती है, वो उससे हम क्या बोल सकते हैं, जो जन्म से लेकर, मतलब जब व्यक्ति का जन्म हुआ है से लेकर आज तक के समय पर उसकी एज जितनी रहेगी वो उसकी वास्तविक आयु कहलाएगी, मतलब CA कहलाएगी। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पैदा हुए, जब जन्म लिया तो उसकी आयु थी 15 वर्ष, ठीक है, 15 साल पहले। तो आज तक, मतलब कोई व्यक्ति मान लो पैदा हुए 15 वर्ष हो गए, 3 महीना 7 दिन तक हुआ है, तो उसकी जो वास्तविक आयु है अभी तक तो कितनी होगी? 15 वर्ष की होगी, क्योंकि हम कब से गणना कर रहे हैं, जब जन्म लिया है तब से, मतलब वो आज से 15 साल पहले की। तो इस तरह से जो तैतिक आयु होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है, वही व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है, जिसे हम जन्मदिन से, जब जन्म लिया रहता है तब से आज तक के समय तक हम इसको मानते हैं। वैसे हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका, देखिए दूसरा है आपका यहाँ पर मेंटल एज। तो जो मेंटल एज, मानसिक आयु मतलब व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, वो कितना उस कार्य को कर सकता है। तो जो मेंटल एज होता है, वो मेंटल एज को, ये मेंटल एज जो है क्या, एक दूसरे तरह की एज होती है, आयु होती है, जिसका प्रयोग हम बुद्धि को मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने इसका यूज़ किया है, या इसे हम कार्य करने की एक क्षमता बोल सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ पर मानसिक आयु को हम एक परिभाषा के आधार पर बोलते हैं, जैसे कि ये क्या, एक ऐसा स्कोर होता है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र के, अब हम सेम एज वाले या अपने से कम या अपने से अधिक बच्चों के जो औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए, मान लो ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है, कोई बच्चा है जिसकी जो है वास्तविक आयु, जिसकी ये वास्तविक आयु, ये हम नहीं जानते हैं वास्तविक आयु कितनी है। मान लो 6 साल का है वो बच्चा, 6 साल पहले जन्मा था, तो अब तक आयु उसकी 6 वर्ष को ही। अगर हम जो 8 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उसके 8 साल के बच्चों के लिए जो एक टेस्ट बना है, बुद्धि परीक्षण का एक टेस्ट बना है, या इसी उम्र के लिए कोई निर्धारित कोई भी टेस्ट है, अगर ये 6 साल का बच्चा इसको सॉल्व कर लेता है, सॉल्व करके वो सक्सेस हो जाता है, तो उस बच्चे की मानसिक आयु भी क्या कहलाएगी? 8 साल की कहलाएगी, जबकि उसकी वास्तविक आयु क्या कहलाएगी? 6 साल की कहलाएगी। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लो क्या है कि ये जो इसकी वास्तविक आयु 6 साल की है, ठीक है, 6 साल का इसका एज है, वास्तविक आयु। और अगर
उसकी मानसिक आयु हमको देखना है, तब हम क्या कर सकते हैं, हम इस या सेम एज ग्रुप के लिए भी टेस्ट को ले सकते हैं, या इससे ज़्यादा या इससे कम। अगर इसने 6 साल के बच्चे ने मान लो 4 साल के बच्चे की जो टेस्ट बनाया गया है, बुद्धि परीक्षण बनाया गया है, उसमें अगर वो सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, परंतु अगर उसकी वास्तविक आयु 6 साल है, ठीक है, अगर वह उसमें सफल हो गया तो उसका मानसिक आयु क्या हुआ, 4 वर्ष का कहलाएगा, ठीक है। और अगर वह सफल नहीं हुआ तो उसकी मानसिक आयु यहाँ पर काउंट नहीं होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि बच्चा 6 साल का है, बच्चा क्या है, इसकी वास्तविक आयु मान लो 6 साल की, 6 साल का है, तो सिर्फ अपने ही उम्र के बच्चों के लिए अगर उसका जो बुद्धि परीक्षण सफल होता है, सेम एज मतलब 6 साल के लिए बच्चा है, तो 6 साल के लिए अगर हम इसके बुद्धि परीक्षण करते हैं और उसमें वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे की वास्तविक आयु और इसकी मानसिक आयु क्या होगी, समान होगी, मतलब लगभग बराबर होगी। तो ये समझ आया आपकी वास्तविक आयु क्या है और मानसिक आयु क्या है। वास्तविक आयु व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक का समय, और मानसिक आयु, उस मानसिक आयु मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता, वो जिस टेस्ट को जिस वर्ष के लिए बच्चों के लिए बनाया है कि उसको अगर सफल कर जाता है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, मेंटल एज कहलाएगी। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला आएगा आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट, मतलब IQ। अब मेन मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि IQ क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो बुद्धि का जो मापन, हम बुद्धि जो है उसको अगर हम माप रहे हैं तो बुद्धि को मापने के लिए हमको कोई बेस चाहिए, ठीक है, तो कुछ भी से हम माप नहीं सकते। तो ऐसा क्या बेस है जिसके आधार पर हम बुद्धि को माप सकें। बुद्धि का माप हम क्या है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा करते हैं। मतलब हम बुद्धि परीक्षण एक टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम बच्चों की बुद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। तो बुद्धि के मापन हम किसी व्यक्ति का बुद्धि का लेवल पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, उसका वत क्षमता, उसका जो कार्य करने की क्षमता है वह कितनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बना था वो किसने दिया था, बिने एंड साइमन ने दिया था 1905 में। हमको ये चीज़ों को याद रखनी है। यहाँ पर जो बिने व साइमन टेस्ट को भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि बिने साइमन परीक्षण क्या होता है। इसका निर्माण, बिने साइमन परीक्षण का निर्माण बिने और साइमन ने किया था। उस टाइम कौन सा टाइम चल रहा था, 1905 था। वो उसकी लैंग्वेज कौन थी, मतलब कैसी थी उसकी लैंग्वेज। तो उसकी लैंग्वेज हम देखते हैं तो फ्रेंच भाषा थी, ठीक है, जो टेस्ट तैयार हुआ था वो। और ये किस टाइप का था, ये पर्टिकुलर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, पर्सनल जो इंटेलिजेंट टेस्ट था वो था। तो ये जो परीक्षण था इसमें बुद्धि को क्या किया था, मानसिक आयु के रूप में माप पर एक्सप्रेस किया था। मतलब यहाँ पर हम बुद्धि को सिर्फ मेंटल एज के रूप में मान रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर बिने साइमन परीक्षण में हम बुद्धि को क्या मान रहे थे, मेंटल एज के रूप में मान के उसका अभिव्यक्त कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें फॉल्ट में चली गई, मतलब और भी जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर जो पहला रिवाइज़ किया था इसी टेस्ट को, साइमन जो टेस्ट थे उसको उसमें कुछ रिवाइज़ किया गया, उसका संशोधन किया गया। तो पहला बिने और साइमन टेस्ट को पहला संशोधन कब हुआ था, 1908 में हुआ था। और 1908 के बाद जो सन 1911, ठीक है, सन 1911, ये 1911 में एक वैज्ञानिक थे गोडार्ड। इन्होंने क्या किया था, ये जो फ्रेंच भाषा में जो था, ठीक है, जो टेस्ट था उसका ट्रांसलेट उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में किया। ठीक, इतना क्लियर हुआ। और ये कहाँ, ये गोडार्ड जो वैज्ञानिक थे वो अमेरिका के थे। इस टेस्ट का यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा किस पर किया गया था, जो मानसिक रूप से मंदित बालक थे, ठीक है, जो मंद बुद्धि वाले बालक थे, डिसेबल्ड चाइल्ड थे, उनकी बुद्धि को मापने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया गया था। अब पहला संशोधन तो हो चुका था 1908 में। इसके बाद इसी का हम अगर दूसरा संशोधन देखिए, दूसरा रिवाइजेशन देखें, तो दूसरा जो रिवाइज हुआ था उसको किसने किया था, 1916 में
जो टर्मन वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टर्मन जो साइकोलॉजिस्ट थे 1916 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था दूसरा संशोधन बिने एंड साइमन टेस्ट का। दूसरा संशोधन 1916 में टर्मन वैज्ञानिक द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। इसलिए इस टेस्ट को बिने एंड साइमन टेस्ट को स्टैनफोर्ड बिनेस टेस्ट भी कहा जाने लगा। ठीक है, यहीं से ही क्या हुआ, जो हम आईक्यू पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं ना कि आईक्यू कहाँ से आया, तो यहीं पर ही इसका क्या बोला जा सकता है कि इसका जन्म हुआ। इसी संशोधन में, सेकंड संशोधन में यहीं से इसका कॉन्सेप्ट आया। और यहीं पर ही जो बुद्धि को मापने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया था, मेंटल एज लिया था। ठीक है, बुद्धि को मेंटल एज में एक्सप्रेस किया था। तो सेकंड संशोधन पर ही जो बुद्धि को मेंटल एज की जगह क्या नाम दिया गया, आईक्यू का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब यहाँ पर बुद्धि लब्धि का जन्म हुआ मान सकते हैं हम सेकंड संशोधन में 1916 में। इस टेस्ट में क्या है, टोटल 90 क्वेश्चन थे, जिसको 1000 बच्चों पर किया गया था इस टेस्ट को। इसके बाद देखिए जो बुद्धि लब्धि है, टर्मन ने एक सूत्र बताया है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताया। ठीक है, कि अभी तो बुद्धि लब्धि हमने देख लिया, कहाँ से उसका कॉन्सेप्ट है ये भी देख लिया। अब इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की अगर हमको बुद्धि याद करनी है तो हम कैसे याद कर सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि को अगर हमको याद करना है तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र बताया है कि बुद्धि लब्धि जो होती है वो मानसिक आयु और उनकी वास्तविक आयु या तैथिक आयु का एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 100 का गुणा करके उसको बुद्धि लब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसके अनुपात को भी क्या है करने चला लगा, रेशियो ऑफ आईक्यू कहा जाने लगा। मतलब यहाँ पर बुद्धि लब्धि हमको याद करनी है तो बच्चे की मानसिक आयु अपने जानते हैं, जिसके मानसिक आयु क्या होती, वह आयु होती जिसे उसको उसकी कार्य क्षमता को देखा जाता है। अगर हम उसको टेस्ट दे रहे हैं तो उस टेस्ट में उसको कितना नंबर आ रहा है, उसको सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और उसकी जो वास्तविक आयु जब वो जन्मा है तब से लेकर अब तक की आयु उसकी वास्तविक आयु कहलाता है। तो अगर हमको ज्ञात करना है इसका आईक्यू तो हम क्या कर सकते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। जैसे हम एक उदाहरण से देखते हैं, मान लो कोई बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, मान लो कोई बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापने पर मान लो जो एक 6 साल का बच्चा है, ठीक है, उसकी वास्तविक आयु जो एक 6 साल का बच्चा है उसको किसी बुद्धि परीक्षण पर मापने पर उसका जो मानसिक आयु है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी मानसिक आयु 5 और उसकी वास्तविक आयु 6। उसको हम क्या करेंगे कि हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद अगर उसका आंसर 83 आएगा तो वो बच्चा कौन सी कैटेगरी का आएगा, कि वो जो बच्चा है, ठीक है, वो कौन से उसमें कैटेगरी में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा सीमांत कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि लब्धि को क्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और एक हम एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे की वास्तविक आयु 4 है और उसकी मानसिक आयु क्या है, 5 है। ठीक है, तो हमको इसका आईक्यू ज्ञान ज्ञात करना है तो हम इसको 100 से इंटू करेंगे। 100 से इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारी क्या कहलाएगी, आईक्यू कहलाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को आईक्यू एक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं, जो बुद्धि लब्धि था। ठीक है, जो टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि दिया था, तो ये जो टर्मन ने बुद्धि लब्धि दिया था उसका क्लासिफिकेशन भी टर्मन ने ही दिया है। उसको कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया, उसने बहुत सारे क्वेश्चन हम देखते हैं तो यहीं से आते हैं कि बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो टर्मन ने क्या किया था, टर्मन के पास तो 90 क्वेश्चन थे ही, उसमें 90 क्वेश्चन थे तो उन्होंने 100 बच्चों पर अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग तरीके से टेस्ट किया। मतलब यहाँ पर 100 बच्चों पर उन्होंने अपना परीक्षण किया। उन्होंने क्या है, व्यक्तिगत जो भेद होते हैं उसके अनुसार अलग अलग समूहों को डिवाइड किया और
उसमें कितने की मतलब किसकी कितनी कितनी IQ हो सकती है, उसका क्लासिफिकेशन किया है। और ये वर्गीकरण क्या है, व्यक्तिगत भेदों को समझने में सहायता प्रदान किया है कि कौन सा बच्चा कैसा है। तो यहाँ पर अगर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बुद्धि लब्धि का, तो यहाँ पर कैसे डिवाइड किया गया है, देखिए टर्मन के द्वारा उसकी बुद्धि लब्धि और उसका बुद्धि का स्तर। अगर बच्चा की जो बुद्धि लब्धि निकालना आता है, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पर बुद्धि लब्धि हम कैसे निकाले थे, बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन CA वास्तविक आयु इंटू 100। जो भी मेंटल एज है, जो भी वास्तविक आयु, उसको 100 से गुणा करने के बाद जो भी हमारा नंबर आता है, ठीक है, उसके आधार पर हम बच्चों का लेवल जान सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों का लेवल जो नंबर आया है वो 140 से और उससे अधिक ऊपर है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, गिफ्टेड चाइल्ड कहलाएगा, जीनियस कहलाएगा, उस कैटेगरी में आएगा। हमें इन चीज़ों को याद रखना है, ये मेन चीज़ें जिसको याद रखना है। इसके बाद सेकंड में अगर देख रहे हैं कि अगर बच्चे का IQ 120 से 140 के बीच आ रहा है, तो वो बच्चा के वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ, अधिक प्रखर बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा। इसके बाद देखिए अगला हम देखते हैं जो 100 बच्चे की IQ अगर 110 से 120 के अंतर्गत है, तो वो बच्चा अति सामान्य या औसत से अधिक बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा। इसके बाद देखिए अगला हम देखते हैं जो बच्चे की IQ है, इंटेलिजेंट कोशेंट बुद्धि लब्धि 90 से अगर 110 के अंतर्गत आता है, तो वो बच्चा औसत या सामान्य बुद्धि वाला कहलाएगा, ठीक है, नॉर्मल या और एवरेज कहलाएगा। यहाँ पर अगला हम देखते हैं 75 से 90 अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि आती है, तो वो बच्चा सीमांत मध्य बुद्धि वाला, बॉर्डर लाइन या डल बुद्धि वाला कहलाएगा। तो ऐसे बच्चों को जब तक हम प्रेशर नहीं देंगे या कुछ चीज़ें नहीं सिखाएंगे, तब तक वो सीखते नहीं हैं। इसके बाद देखिएगा कि जो 50 से 75 के अंतर्गत उनका जो IQ आता है, वो बच्चा मूर्ख में आता है, मोरॉन्स में आता है। इसके बाद है अगला जो है, अगर बच्चा 20 से 25 नंबर के बीच में लेके आ रहा है उसकी IQ, तो वह मूढ़ बुद्धि वाला कहलाएगा। तो इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि अगर 25 से उसका IQ आता है, तो वो महामूर्ख या जड़ बुद्धि वाला बच्चा कहलाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टर्मन ने क्या किया है, अलग अलग ढंग से व्यक्तिगत भेदों के अनुसार या IQ के अनुसार बच्चों को अलग अलग स्तर पर यहाँ पर बांटा है। इन चीज़ों को हमको यहाँ पर याद रखनी है, इसको देखना है 140 से ऊपर वाला बच्चा कौन सा है, ठीक है, 90 से 110 के अंतर्गत वाला बच्चा कैसा है। इसके साथ साथ 75 से 90 वाले बच्चे क्या हैं, किस प्रकार के होते हैं। फिर है आपका लास्ट में 25 से कम वाले बच्चों को किस कैटेगरी में रखा गया है। कई लोगों का कहना होता है कि जो व्यक्ति के बच्चों की जो मेंटल एज है, ठीक है, सामान्यतः 18 या 19 साल के बाद नहीं बढ़ती, परंतु उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, वास्तविक आयु, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तब हम इसको बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धि के सूत्र के माध्यम से हम उसका क्या कर सकते हैं, बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आज के सेशन में हमने क्या देखा, बुद्धि क्या होती है, ठीक है, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं, बुद्धि लब्धि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मानसिक आयु कैसे जान सकते हैं, वास्तविक आयु कैसे जान सकते हैं। बुद्धि को सिर्फ एक ही क्रियाओं का एक ही क्रिया नहीं कहा गई है, मतलब एक ही एबिलिटी नहीं कहा गया है, उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया है। जो वैश्नर थे वो उन्होंने बुद्धि को क्या बताया है, बुद्धि को भी अनेक योग्यताओं का योग बताया या समुच्चय बताया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, ठीक है, विवेकशील चिंतन करता है, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो करता है, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यहाँ पर बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अगर हमको बुद्धि लब्धि पर किसी बच्चे की निकालनी है, तो यहाँ पर हम मानसिक आयु किसे कहते हैं, वास्तविक आयु किसे कहते हैं, ये चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इंटेलिजेंट कोशेंट कैसा निकाला जाता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 के माध्यम से निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को बुद्धि और बुद्धि से रिलेटेड जितने भी मैंने यहाँ पर टर्म बताए हैं वो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू। अगर आपको इससे रिलेटेड या बीएड से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।